नमस्कार। शब्द सांची विंध्य के खास कार्यक्रम शख्सियत विंध्य की में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम बात करते हैं विंध्य क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। आज इसी कड़ी में बात विंध्य की महान शख्सियत रीवा रियासत के अंतिम शासक महाराज मार्तंड सिंह जी की कहानी, जो केवल एक शासक मात्र नहीं बल्कि जनमानस के हृदय में बसने वाले सरल, सौम्य और लोकप्रिय व्यक्तित्व हुआ करते थे। वो 3 बार रीवा से सांसद भी थे। इसके साथ ही उन्हें सफेद बाघों के संवर्धन और संरक्षण के लिए किए गए उनके अथक प्रयासों के लिए आज भी याद किया जाता है। महाराज मार्तंड सिंह जी का जन्म 15 मार्च 1923 को रीवा के तत्कालीन शासक बांधवेश महाराज गुलाब सिंह जूदेव और जोधपुर के महाराज सरदार सिंह बहादुर की सुपुत्री बांधेश्वरी महारानी साम्राज्य कुमारी साहिबा के यहाँ गोविंदगढ़ के किले में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रीवा के युवराज भवन में हुई, जो आज सैनिक स्कूल का एक हिस्सा है। इसका निर्माण उनके लिए 1925-26 में करवाया गया था। यहां उनके लिए कई भाषाओं और विषयों के शिक्षक नियुक्त किए गए थे। प्रारंभिक शिक्षा के बाद 1935 में उन्होंने डेली कॉलेज इंदौर में प्रवेश लिया। डिप्लोमा एग्जाम पास करने के बाद उन्होंने मेयो कॉलेज अजमेर से 1941 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने देहरादून में ICS का प्रशासनिक प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। इसके अलावा उन्होंने ऊटी और मैसूर से भी प्रशासनिक ज्ञान की बातें सीखी। युवराज मार्तंड सिंह प्रारंभ से ही कुशाग्र और मेधावी बुद्धि के थे। वो बहुत अध्ययनशील थे और उनके पास अच्छी किताबों का भरपूर कलेक्शन था। इसके साथ ही वो कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे, लेकिन लोग बताते हैं वो अपने लोगों से ठेठ रिमाहाई भाषा में ही बात किया करते थे। उनको इसी में आनंद प्राप्त होता था। लोग बताते हैं वो खूब पढ़ते थे। उनका विवाह कच्छ भुज के महाराज मिर्जा महाराव विजय सिंह की सुपुत्री प्रवीण कुमारी से 1943 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुंबई में संपन्न हुआ था। महाराज मार्तंड सिंह जी के विशिष्ट जीवन पहलुओं पर हमने डॉक्टर PK मिश्रा जी से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं सबसे पहले तो आपकी सब्यसाची का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि आपने मुझे इस विषय पे बोलने का मौका दिया। और महाराज साहब के बारे में हम उन्हें एक्चुअली अन्नदाता बोलते हैं, तो अन्नदाता के बारे में बोलना या कुछ बोलना एक्चुअली सूर्य को जो है दिया दिखाने जैसा है। और महाराज साहब जो है उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया था, निनार। तो निनार वो एक्चुअली निर्मल, मतलब उसका मतलब होता है। तो महाराज साहब एक संत आदमी थे, एक निर्मल व्यक्ति थे और बहुत ही अच्छा स्वभाव था उनका। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने महाभारत में सुना है दानवीर कर्ण के बारे में, लेकिन उनको देखा नहीं है। लेकिन हमारे महाराजा मार्तंड सिंह जी जो थे वो वास्तव में एक रियल लाइफ के कर्ण थे वो, और सबकी सहायता करने में वो बिल्कुल तत्पर रहते थे। और उनको बड़ी खुशी होती थी कि मतलब किसी की वो मदद कर सके। उनको जो है बघेली और अंग्रेजी में उनको बहुत कमांड था। वो बहुत अच्छी बघेली बोलते थे और अंग्रेजी तो उनकी बहुत ही अच्छी थी। और जहाँ तक उनकी वेशभूषा है, वो बहुत पर्टिकुलर रहते थे अपनी वेशभूषा के बारे में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो टाइमिंग का उनका बहुत होता था। मतलब लोग बोलते थे कि चाहे घड़ी मिला लो और चाहे महाराज साहब के टाइमिंग मिला लो, बिल्कुल एक जैसे रहते थे। और उन्हें गाड़ियों का बहुत शौक था, कार का शौक बहुत था, पर वो ज़्यादातर फिएट गाड़ी पसंद करते थे। तो ये तो उनके बारे में वो है। और गंगा जल पीते थे वो, पूरे टाइम वो गंगा जल पीते थे। और ज़्यादातर वो शाकाहारी भोजन करते थे, मोस्टली उबला हुआ खाना खाते थे। कहीं भी जाते थे वो, तो उनका यहाँ क्या था कि एक्चुअली हमारे फादर उनके कंट्रोलर थे महाराज साहब के, तो उनमें एक शब्द यूज़ किया जाता था, हम सफ़र। तो ये जो एडवांस पार्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, पहले ही लोग 3 लोग थे। उसमें हमारे पिताजी थे और लाल गजाधर सिंह जी थे, वहाँ के किले वाले थे, और एक ये चौहान साहब डिस्ट्रिक्ट जज से रिटायर। ये पहले एडवांस पार्टी जाती थी। ये लोग महाराजा साहब से जाने के पहले, किसी भी जगह जाने के पहले 10 मिनट पहले पहुँच जाते थे। और महाराज साहब का ये था कि ज़्यादातर तो गाड़ी वही चलाते थे। नहीं, मान लीजिए अगर लक्ष्मण जी भी चलाते थे गाड़ी, तो वो अगर मान लीजिए बिफोर टाइम है तो वो चौराहे पे फिर क्या ज़्यादा टाइम लगा देते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि वो अगर मान लीजिए उनको लगा ज़्यादा बिफोर टाइम है तो फिर वो जा करके धीरे से फिर चौराहा छोड़ के फिर वापस आ जाते थे। लेकिन जिस जगह जाते थे उस जगह वो बिल्कुल समय पे पहुंचते थे।
ये उनकी, और उस ज़माने में फेमस था कि चाहे महाराज साहब का टाइम मिला लो, और चाहे उस ज़माने में एक अली अहमद की बस चलती थी कि चाहे अली अहमद की बस का मिला लो, दोनों परफेक्ट फेमस थे टाइमिंग मेंटेन करने के। युवराज मार्तंड सिंह जी के पिता महाराज गुलाब सिंह और ब्रिटिश सरकार के मध्य संबंध अत्यंत खराब हो रहे थे। एक बार तो उन्हें राज्य से निकाल भी दिया गया था, लेकिन प्रजा के उग्र आंदोलन के दबाव के बाद ब्रिटिश सरकार ने सशर्त उनको रीवा भेज दिया। लेकिन उनकी गतिविधियों से नाराज ब्रिटिश सरकार ने 31 जनवरी 1946 को उन्हें राज्यच्युत कर दिया। फिर से रीवा राज्य की सीमाओं से बाहर करने का आदेश दे दिया और उनके पुत्र महाराज मार्तंड सिंह जी को रीवा का नया शासक घोषित कर दिया था। जब यह सब घटनाक्रम हो रहा था, युवराज उस समय प्रशासनिक ज्ञान के निमित्त ऊटी में थे। वहीं पर उन्हें सेंट्रल इंडिया एजेंसी के रेजिडेंट कर्नल WF कैंपवेल का संदेश प्राप्त हुआ। उन्हें रीवा का राजा बना दिया गया था। रीवा आने के बाद रेजिडेंट ने मेमोरियल हॉल में आयोजित दरबार में उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से रीवा का शासनाधिकार सौंप दिया। शासक बनने के बाद ही महाराज मार्तंड सिंह ने रीवा राज्य शासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने और लोकप्रिय शासन लागू करने की घोषणा की। इसके लिए मद्रास प्रांत के एडवोकेट जनरल रहे सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के नेतृत्व में राज्य के विधान निर्मात्री समिति बनाने की घोषणा भी की। हालांकि अपरिहार्य कारणों से तुरंत उनकी सेवाएं न मिलने के कारण अप्रैल में इस 7 सदस्यीय समिति का गठन मध्य प्रांत के सुप्रसिद्ध विधिवेत्ता और शिक्षाविद डॉक्टर हरि सिंह गौर के नेतृत्व में किया गया, जिसका उद्देश्य बदलते आधुनिक और गतिमान विश्व के परिवेश के लिए राज्य का विधि और कानून बनाना था। इसके साथ ही महाराज ने अपने निजी व्यय को राजकीय व्यय से भी अलग करने की घोषणा की। 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के बाद रीवा राज्य और बुंदेलखंड एजेंसी की 35 रियासतों को मिलाकर एक नए प्रांत विंध्य प्रदेश का निर्माण किया गया। चूंकि सभी दृष्टियों से रीवा इस नवनिर्मित राज्य में शामिल होने वाली सबसे प्रमुख रियासत थी, इसलिए महाराज मार्तंड सिंह को इस विंध्य प्रदेश का पहला राज प्रमुख अर्थात गवर्नर नियुक्त किया गया। इस पद में वो सन 1950 तक रहे और उसके बाद इस पद से पृथक हो गए। आजादी के बाद मार्तंड सिंह जी ने रीवा, सतना, उमरिया, चित्रकूट, प्रयागराज और बनारस में अपनी कई सारी निजी जमीनें और भवन सरकारों को जन उपयोगी कार्य जैसे स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल इत्यादि बनाने के लिए दान में दे दिए, जिनमें 278 एकड़ भूमि में निर्मित रीवा का युवराज भवन प्रमुख था, जिसे 1962 में सैनिक स्कूल के लिए भारतीय सेना को सौंप दिया गया था। साथ ही सतना से रीवा तक रेल लाने में उनकी सर्वाधिक भूमिका हुआ करती थी। महाराज के व्यक्तित्व के बारे में लोग बताते हैं कि वो बहुत ही सरल, सहज और मिलनसार प्रवृत्ति के थे। वो अपनी एम्बेसडर कार कभी कभी खुद ड्राइव करते हुए रीवा से गोविंदगढ़ जाया करते थे, लेकिन पहुंचने में उन्हें खूब वक्त लग जाता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि रास्ते भर में दोनों तरफ लोग और दर्शनार्थी हाथ जोड़कर उनसे मिलने के लिए खड़े रहते थे, और वो भी लोगों से मिलते मिलाते और सलाम दुआ करते हुए आगे जाते थे। कहा जाता है कि इस दौरान उनका हाथ स्टीयरिंग पर कम और लोगों के अभिवादन का दोनों हाथ जोड़कर उत्तर देने पर अधिक रहता था। बताया जाता है कि महाराज समय के भी बहुत पाबंद थे। कहते हैं कहीं जाने के लिए या किसी से मिलने के लिए उन्होंने जो समय दे दिया वो ठीक उतनी देर पर तैयार मिलते थे। उनके बहुत करीबियों में से एक और रीवा के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सज्जन सिंह जी बताते हैं कि एक बार यमुना प्रसाद शास्त्री जी से उनकी मुलाकात तय हुई, लेकिन शास्त्री जी तय वक्त से कुछ लेट हो गए। गनीमत रही कि तब तक महाराज कहीं गए नहीं और शास्त्री जी की उनसे मुलाकात तो हो गई, पर उन्होंने शास्त्री जी से लेट आने का कह भी जरूर दिया। हमने उनके व्यक्तित्व के विविध आयामों पर डॉक्टर सज्जन सिंह जी से बात की और उनसे जानने की कोशिश की उनके विशिष्ट व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं के बारे में। वे बहुत दयालु हृदय के थे और मृदुभाषी थे। जब कभी निकलते थे रीवा से गोविंदगढ़ जाने के लिए तो सड़क के दोनों तरफ लोग बाग उनको खड़े थे होके सलाम करते थे और वो सबका आशीर्वाद सलाम से स्वीकार करते थे। और हर 15 मार्च को खखरी में स्पोर्ट्स होती थी
जिसमें सब इलाकेदार लोग और उनके बच्चे लोग पहुंचते थे। करीब घंटे 2 घंटे का स्पोर्ट्स होता था, प्राइज़ मिलता था और चाय पानी होती थी, मतलब अच्छी गैदरिंग होती थी। इसके अतिरिक्त हमने जो उनको ख़ास तौर से देखा, उनकी पढ़ने की बहुत रुचि है, बहुत रुचि है। और वो उनकी किताबें अभी भी लाइब्रेरी में होंगी यहाँ पे। तो काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड थे सब चीज़ के बारे में। जब उनका अपॉइंटमेंट होता था तो जो जाते थे वो जानते थे कि आप 1 मिनट भी देर न करें। लेकिन एक दफ़े इनका शास्त्री जी का अपॉइंटमेंट था यमुना प्रसाद, तो थोड़ा लेट हो गए। तो इत्तेफाक से महाराज साहब गए नहीं, लेकिन थोड़ा चर्चा तो कर ही दिया उन्होंने। और जहाँ तक उनके मृदुभाषी के बारे में, हमने उनको अब करीब करीब 25-30 साल तो हम रहे उनके साथ। हमने उनको गुस्सा करते कभी नहीं देखा, किसी को गुस्सा करके कोई डांटे या कर गए। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर कुछ बिगड़ भी जाए नौकरों से तो गुस्सा नहीं करते थे वो। अलाउद्दीन सितार वादक थे, बहुत बड़े सितार वादक थे वो। तो हर साल वो प्रोग्राम करते थे। तो हमें 1 साल का तो याद है कि गए थे, हम भी गए थे। और उनका जो एक इंस्टीट्यूशन है उसमें भी कुछ आर्थिक मदद दिया था उन्होंने। यहाँ का जो मानस भवन बना है उसका भी आर्थिक उन्होंने सहयोग किया था और उद्घाटन भी किया था। इसके बाद महाराज सक्रिय राजनीति में भी उतरे। 1971 के लोकसभा चुनावों में वो निर्दलीय चुनाव लड़े। उगता हुआ सूरज उनका चुनाव चिन्ह था। वे दिग्गज कांग्रेस नेता और विंध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित शंभूलाल शुक्ल को हराकर लोकसभा पहुंचे। लेकिन 1977 के चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार होने के कारण उन्हें दिग्गज सोशलिस्ट नेता यमुना प्रसाद शास्त्री से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस चुनावों के समय प्रत्यक्षदर्शी बहुत सारे किस्से सुनाते हैं। दरअसल महाराज मार्तन सिंह जी को इस चुनाव में कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया था। अब चूंकि वो राजा ही थे, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी शास्त्री जी सामान्य पृष्ठभूमि से आते थे, संसाधन विहीन थे, इसीलिए लोगों तक महाराज के मुकाबले प्रचार नहीं कर पाते थे। जब ये बात महाराज को पता लगी तो उन्होंने एक जीप शास्त्री जी को चुनाव प्रचार के लिए भेज दी और साथ में कुछ आर्थिक मदद भी की। दरअसल वो आज का नहीं, राजनीतिक शुचिता का दौर था। रीवा के पूर्व नरेश होने के कारण शास्त्री जी महाराज का बहुत सम्मान करते थे और अन्य लोगों की तरह ही अन्नदाता कहते थे। शास्त्री जी का संघर्ष जीत गया, जबकि कांग्रेस के समर्थन के कारण महाराज को हार का सामना करना पड़ा। लोग बताते हैं जीत के बाद शास्त्री महाराज मार्तन सिंह जी से मिलने पहुंचे। इसके बाद महाराज जी ने उन्हें जीत के लिए बधाई दी तो शास्त्री जी ने कहा, जीत में आपका भी योगदान है। इसके बाद महाराज 1980 में निर्दलीय और 1984 में भी रीवा से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर सांसद बने। क्या आप जानते हैं कि रीवा लोकसभा चुनावों के इतिहास में रिकॉर्ड प्रतिशत मत के साथ जीत दर्ज करने का गौरव भी महाराज मार्तन सिंह जी के नाम है। महाराज मार्तन सिंह जी ने 1971 के चुनावों में कुल पड़े मतों का लगभग 70% प्राप्त किया था, जबकि 1980 में यह आंकड़ा बढ़कर 71% पहुंच गया। यह केवल एक चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि जनता के हृदय में उनके प्रति गहरे विश्वास और सम्मान के साथ ही उनकी सरलता, जन सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता और यहाँ के लोगों से स्वाभाविक अपनापन ही उनकी लोकप्रियता की असली ताकत था। जनता उन्हें एक पूर्व शासक के तौर पर नहीं देखती थी, बल्कि अपने सुख दुख में साथ खड़े रहने वाली प्रतिनिधि के तौर पर देखती थी। यही कारण था कि लोकतंत्र में भी उन्हें उतना ही स्नेह और समर्थन मिला जितना राजशाही के समय मिला करता था। हमने उनके बेटे महाराज पुष्पराज सिंह जी से उनके सार्वजनिक जीवन के बारे में जानने का प्रयास किया। आइए जानते हैं
महाराज पुष्पराज सिंह जी ने क्या बताया। ढेरों यादें हैं और इंसान की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे यादों का भी कटोरा बढ़ता जाता है। लेकिन जो बचपन की यादें हैं स्वर्गीय महाराज के साथ, मेरे पिता के साथ, तो एक छोटे से पालने में, अब उस समय की तो याद नहीं है, लेकिन जो फ़ोटो देखते हैं उस समय से लेके और अंतिम समय तक उनका ममत्व मुझे मिला। और 3 बातें मैं कहना चाहूँगा, उसको यादें माने या यादें और नसीहत माने, सलाह माने या एक भविष्य के लिए गाइडलाइन माने। पहली बात तो ये थी कि आप जब भी किसी व्यक्ति से मिलें तो उसको ये एहसास ना हो कि आपका कद या आपका पद या आपका घर या आपकी शोहरत या आपका धन दौलत कुछ भी उससे बड़ा है। उसको छोटा और बड़े की तुलना के तराजू में न तोलें, सबको समान मानें। दूसरी बात जो उनकी मेरे बिल्कुल मस्तिष्क में गड़ गई, और वो मैं आपको एक छोटे से दृष्टांत के रूप से बताऊंगा, जो उन्होंने मुझे कह के बताया कि एक बार वो अपनी फॉरेन की कोई गाड़ी थी, शायद ब्यूक या कैडलक जो वो ड्राइव करते थे, डॉज थी। उसमें बिछिया का जो पुराना पुल था, जो पुरानी पुल हुआ करती थी, उससे उनकी गाड़ी उस ज़माने में 40 मील की रफ्तार से जा रही थी। एक व्यक्ति ने हाथ जोड़े, तो उस समय स्वर्गीय महाराज पाइप स्मोक करते थे, सिगरेट की जगह पाइप स्मोक करते थे। तो वो स्मोक कर रहे थे, शायद उसको जला रहे थे, जो भी हुआ हो, तो वो मिस हो गया और वो जवाब नहीं दे पाए। उनके साथ जो उनके गार्जियन थे, उन्होंने गाड़ी रुकवाई। मैंने इसीलिए कहा 40 मील, आज के ज़माने में 60-70 किलोमीटर की स्पीड में थी। वो ब्रिज के अंत में जाकर रुकी, रिवर्स हुई, उस आदमी के सामने आई और गार्डियन ने कहा, मार्तंड विश हिम, उसको सलाम का जवाब दो। जब स्वर्गीय महाराज ने उसको सलाम का जवाब दिया, फिर वो गाड़ी आगे बढ़ी। आप हमेशा याद रखें, नसीहत की बात ये निकल के आती है कि जब कोई व्यक्ति हाथ आपको जोड़ता है तो उसके अंदर भी वही अंश है, वही आत्मा है, वही जीवात्मा है जो ऊपर उसी से जुड़ती है जिससे आप जुड़े हैं। तो आप और वो समकक्ष हैं। यदि वो आपको जोड़ रहा है तो आपको नहीं जोड़ रहा है, आपके अंदर के उस ईश्वर को जोड़ रहा है, तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए। ये कभी नहीं भूल सकता हूँ मैं। तीसरी बात, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कि उन्होंने एक जानवर से भी उतना प्यार किया जितना लोग परिवार के अपने सदस्य से प्यार करते हैं। शायद मेरा इशारा आपके चैनल के लोग समझ रहे होंगे, वो थे मोहन, वाइट टाइगर। और मोहन से जो उनका अनहद प्यार था, उससे एक नसीहत उन्होंने हमेशा मुझे ये सिखाई कि इंसान या जानवर दोनों के प्रति आपको सम्मान होना चाहिए, ममत्व होना चाहिए और प्यार होना चाहिए। उनकी आँखों में इतना तेज था कि शायद उनके शब्दों को कहने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर वो एक बार घूर के देख लेते थे तो वो डांट या मार या जो भी कहें वही उतना ही था। लेकिन उनकी एक बात हमेशा याद है, ये डांट नहीं है, ये प्यार है। मैं जब अपना पहला चुनाव जीता और पहला चुनाव जीतने के बाद उनके पास गया आशीर्वाद लेने, तो उन्होंने कहा, बेबी तुम जीत गए, बहुत अच्छा भा, लोग सोचत नहीं रहे। मैं ढूंढ रहा हूँ आज भी, और पूरी उम्र लगभग अब ढूंढ ही रहा हूँ अभी भी, और आधी से ज़्यादा क्रॉस कर गए हैं। मुझे उनका शत्रु नहीं मिला। तो मुझे तो लगता है कि एक बहुत बढ़िया चीज़ उनके लिए कहा जा सकता है
कि कबीरा ठाड़ द्वारे माँ मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। महाराजा मार्तंड सिंह का किसी से बैर नहीं था, सबको वो अपना मानते थे। हाँ, मिश्र जी से उनके बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन एक व्यक्ति का और नाम मैं लेना चाहूँगा जिनसे उनके अति प्रगाढ़ संबंध थे, पंडित श्यामाचरण शुक्ल। श्यामाचरण शुक्ल जी से उनके बहुत गहरे संबंध थे। स्वर्गीय शत्रुघ्न सिंह तिवारी से भी उनके बहुत गहरे संबंध थे। अर्जुन सिंह जी तो उनके प्रोटेजी थे। अर्जुन सिंह जी तो उनके एक प्रकार से ऐसे व्यक्ति थे जिनको उन्होंने, जब वो अपने क्षेत्र से भी चुनाव हारे तो उमरिया से उनको लड़ाया गया और फिर मिश्र जी से कह के उनको कैबिनेट में दर्जा भी दिया गया। अब सिंगरौली एक तरफ, दूसरे तरफ ललितपुर की ट्रेन मिल रही है। ये उस समय महाराज मार्तंड सिंह जी की ही सोच थी कि ललितपुर सिंगरौली लाइन अगर जुड़ेगी तो हमारा ईस्टर्न सेक्टर खुलेगा, और ईस्टर्न सेक्टर खुलने का मतलब हम यहाँ से लेके सिंगरौली तक और सिंगरौली से लेके हावड़ा तक हमारा सेक्टर खुल जाएगा। लेकिन महाराज मार्तंड सिंह जी को प्रमुखतः प्रसिद्धि मिली वन्य जीव संरक्षण और सफेद बाघों के संवर्धन के लिए। दरअसल 1951 में शिकार के लिए महाराज ने सीधी जिले के बरगड़ी के जंगलों में आका डाला था, जहां उन्हें एक बाघिन 3 शावकों के साथ दिखी, जिसमें एक शावक सफेद रंग का था। महाराज ने अपनी टीम के सभी लोगों को आगाह किया कि इस शावक को जिंदा पकड़ना है, और इसके बाद इसे बड़ी मशक्कत के बाद पकड़कर गोविंदगढ़ के किले में रखा गया। इसकी मोहक छवि के कारण महाराज ने इसे मोहन नाम दिया। कहते हैं महाराज को मोहन से पुत्रवत प्यार और लगाव था। जब तक वो उन्हें देखता नहीं था वो खाना नहीं खाता था। बाद में महाराज ने उसकी वंश वृद्धि के प्रयास किए और कई बार असफल होने के बाद आखिर में 1955 में उन्हें सफलता मिली। आज विश्व में सभी बाघ मोहन के ही वंशज हैं। महाराज जो अचूक निशानेबाज और कुशल शिकारी थे और उन्हें शिकार करने का अधिकार भी प्राप्त था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया। शिकार के दौरान एक हृदय को द्रवित करने वाली घटना के कारण उनका हृदय परिवर्तन हो गया। कहते हैं कभी कभी इतिहास की पुनरावृत्ति हो जाती है। हमने इतिहास में पढ़ा है कि कलिंग विजय के बाद युद्ध की विभीषिका और रक्तपात को देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, जिसके बाद उसने हिंसक प्रवृत्तियों का त्याग करना आरंभ कर दिया था और अंततः बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। ऐसा ही कुछ महाराज मार्तंड सिंह जी के साथ भी हुआ। दरअसल आजादी के बाद भी राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून लागू होने के पहले तक बांधवगढ़ रीवा राजाओं का शिकारगाह हुआ करता था और उन्हें यहां शिकार करने का अधिकार भी प्राप्त था। 1954 में इसी शिकार के सिलसिले में उन्होंने उमरिया के पनपथा के जंगलों में शिकार के लिए हाका लगाया था। महाराज जो अचूक निशानेबाज थे, वहीं उन्होंने अपनी बंदूक से एक बाघिन का शिकार किया। गोली लगने के बाद भी बाघिन 1.5 किलोमीटर तक भागती रही और अंततः उसने दम तोड़ दिया। जब उसका शव महाराज के पास लाया गया तो उसे देखकर महाराज अत्यंत द्रवित और भावुक हो गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि बाघिन गर्भवती थी और इसीलिए वो 1.5 किलोमीटर तक भागी। बाघिन की मृत्यु के साथ ही उसका गर्भ भी नष्ट हो गया। महाराज इस घटना के बाद अत्यंत दुखित हुए। उन्होंने उस बाघिन का वहीं पास में अंतिम संस्कार करवाया और उसकी याद में एक चबूतरे का भी निर्माण कराया। ये स्थान आज भी बाघिन चौरा के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद उन्होंने बांधवगढ़ में शिकार करना बंद कर दिया और वन्य जीव संरक्षण का प्रयास करने लगे। वो बांधवगढ़ के वनों के क्षरण और विनाश से भी चिंतित थे। अंततः उनके प्रस्ताव पर सरकार ने 1968 में बांधवगढ़ के 105 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर अधिसूचित कर दिया। बांधवगढ़ में बाघों की संख्या अत्यंत तेजी से बढ़ी, इसीलिए आज भारत में सबसे ज्यादा बाघों का घनत्व बांधवगढ़ में ही है। इस राष्ट्रीय उद्यान के कारण ही मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला। वन, पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए गए महाराज के कार्यों के कारण ही भारत सरकार ने 1986 में उन्हें तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था। भारतीय राजनीति में जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक सभी के साथ महाराज साहब के मधुर और आत्मीय संबंध रहे।
मध्य प्रदेश के तेज तर्राट मुख्यमंत्री पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र भी मार्तन सिंह जी के व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित थे। 1967 में जब अर्जुन सिंह चुरहट से चुनाव हार गए, उस समय उपचुनाव के माध्यम से उन्हें उमरिया से विधायक बनाने की रणनीति पंडित मिश्र ने महाराज मार्तन सिंह के साथ ही मिलकर बनाई थी। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि समाजवादी पृष्ठभूमि से आने वाले पंडित मिश्र राजाओं और सामंतों के प्रति अपने कठोर रुख के लिए जाने जाते थे। ग्वालियर, सरगुजा और बस्तर के राज परिवारों को उनके राजनीतिक निर्णयों का कोपभाजन बनना पड़ा, किंतु इसके विपरीत रीवा के महाराज मार्तन सिंह के साथ उनके संबंध अत्यंत दृढ़ और सौहार्दपूर्ण रहे। पंडित मिश्र प्रायः महाराज साहब के साथ राजनीतिक परिस्थितियों पर विचार विमर्श भी किया करते थे। सन 1989 में उन्होंने सार्वजनिक जीवन से लगभग संन्यास ले लिया था। इसके बाद वे गोविंदगढ़ स्थित खखरी कोठी में रहने लगे थे। यद्यपि उन्होंने सक्रिय राजनीति और सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बना ली थी, फिर भी रमही जनता का उनसे मिलने का क्रम कभी थमा नहीं। वे आम जन से सहजता से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और समाधान का प्रयास करते थे। लोग भी उन्हें अपने अन्नदाता और महाराज के रूप में ही देखते थे और गोविंदगढ़ जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया करते थे। लेकिन समय के साथ उनका स्वास्थ्य गिरने लगा और अंतिम वर्षों में वे प्रायः अस्वस्थ रहने लगे थे। अंततः 20 नवंबर 1995 को बीमारी की अवस्था में ही उनका दुखद निधन हो गया। उनके देहावसान के साथ ही रीवा रियासत के अंतिम शासक महाराज यहाँ के लोगों की स्मृतियों और इतिहास के पन्नों में कीर्तिशेष बन गए। महाराज मार्तन सिंह जी से जुड़े अनेकों किस्से हैं, जिनमें से कई हकीकत और कुछ फसाने हैं। लेकिन जो भी हो, फिर भी उनका नाम इतिहास ही नहीं बल्कि रिम्हाई जनमानस की स्मृतियों में आज भी स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। राजसी वैभव के बीच पले बढ़े होने के बावजूद उनके स्वभाव में अभिमान का लेश मात्र भी नहीं था। वे केवल एक राजा मात्र नहीं थे, बल्कि विंध्य और रीवा की जनभावनाओं से जुड़े हुए अत्यंत सरल, सौम्य और लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी थे। आज उनकी जन्म जयंती के दिन हम उनकी स्मृतियों को याद करते हुए उन्हें सादर प्रणाम करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा तो उसे लाइक और कमेंट्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रीवा और विंध्य क्षेत्र से जुड़ी ऐसी ही रोचक वीडियो और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, यानी कि शब्द साची विंध्य के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।